नमस्कार। जय जय श्री राधे। जय जय सिया राम। मैं पंडित जितेंद्र थपलियाल अनंत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस आध्यात्मिक चैनल योगी अनंत में। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे वर्तमान के सर्वाधिक चर्चित योग कहो या दोष कहो, लेकिन अति विशिष्ट युक्ति काल सर्प दोष, उसके लक्षण एवं उनके सामान्य फल के बारे में। उससे पहले जो लोग आज हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, उनसे करबद्ध विनती, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर अपने जानने वालों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि हम आप लोगों के सहयोग से इस धार्मिक कार्य में और मन लगाकर कार्य कर सकें और सनातन धर्म से सभी को जोड़ने का जो हमारा प्रयास है, उस प्रयास में हम आप लोगों के सहयोग के माध्यम से सार्थक हो पाए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि काल सर्प दोष क्या है। अब योग कहो या दोष, लेकिन यह बनता कैसे है एवं उसके क्या शुभाशुभ फल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले काल सर्प योग है क्या। आजकल इसे दोष कहें या योग कहें, जो भी है, लेकिन बहुत प्रचलन में है। तो सीधे शब्दों में समझें तो काल का अर्थ है समय, यानी टाइम, समय, और सर्प का अर्थ है सांप या सर्प, यानी काल सर्प का अर्थ हुआ समय का सर्प। सामान्यतः अधिकांश ज्योतिष इसे अशुभ योग मानते हैं। हालांकि कुछ विपरीत मामलों में यह योग सिद्धिदायक भी बन जाता है, इसलिए इसे योग का नाम दिया गया है। काल सर्प दोष किसी व्यक्ति को ऊंचे पद से गिरने या गिराने का मुख्य कारण माना जाता है। मतलब ये योग ऐसा है कि कब ये अर्श से फर्श पर पटक दे पता नहीं चलता है। शिक्षा में रुकावट पैदा करना, भाग्योदय न होना, आर्थिक संकट बना रहना, वैवाहिक जीवन सही से न चलना, किसी न किसी बहाने हमेशा रोगी बने रहना, चिंतित रहना, डिप्रेसिव रहना, ये सब इस काल सर्प के लक्षण हैं। भारतीय ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है और इन्हें ही सर्प का मुख और पूंछ का दर्जा दिया गया है। जहां राहु सर्प का मुख है, वहीं केतु उसी सर्प की पूंछ मानी जाती है। हालांकि इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति के जीवन पर व्यापक असर डालते ही हैं। राहु और केतु दोनों ऐसे छाया ग्रह हैं जो हमेशा एक दूसरे के सामने, यानी एक से दूसरे के सातवें घर में विराजमान रहते हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे के सापेक्ष हमेशा 180 डिग्री के अंश पर होते हैं। यदि राहु कुंडली के पहले भाव में स्थित है, तो केतु हमेशा उससे सातवें भाव में स्थित होगा, यानी सप्तम भाव में केतु रहेगा। या फिर समझे, यदि केतु तीसरे भाव में है, तो राहु हमेशा नौवें भाव में ही स्थित होगा। अब यदि किसी की कुंडली में बाकी सारे ग्रह राहु और केतु की धुरी के एक तरफ ही आ जाएं, तो यह एक योग का निर्माण करेगा, जिसे ज्योतिषीय भाषा में काल सर्प योग के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी की कुंडली में राहु छठे भाव में और केतु 12वें भाव में स्थित हैं। अब यदि बाकी सारे ग्रह
तो बाकी सारे ग्रह कौन से बच गए? तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र और शनि। तो अगर ये ग्रह राहु केतु के बीच एक ही तरफ यानी 7वें, 8वें, 9वें और 10वें, 11वें भाव में या फिर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें भाव में अगर स्थित हो जाएं तो उस कुंडली में काल सर्प योग माना जाएगा। संपूर्ण काल सर्प दोष तब बनता है जब कुंडली का आधा भाग ग्रहों से खाली होता है और दूसरे भाव में सभी ग्रह राहु केतु के मध्य आ जाते हैं। अगर एक ग्रह भी राहु केतु के अक्ष के बाहर होता है तो भी काल सर्प दोष नहीं माना जाता है। अब काल सर्प दोष का कोई उपाय करना है, उसके लिए कोई पूजा करनी है, तो उपाय करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी ग्रह राहु केतु के बीच में हैं या नहीं है, क्योंकि राहु केतु के अक्ष के बाहर एक या एक से अधिक ग्रह होने पर काल सर्प दोष नहीं होता है। किंतु यदि कोई एक ग्रह इनके बाहर है, यहां पर यह शर्त भी लगती है कि यदि कोई एक ग्रह भी अगर बाहर है और यदि वह ग्रह क्षीण है, अस्त है या बकरी है, तो फिर इस स्थिति में आंशिक काल सर्प योग माना जाएगा। अब उसका कारण यह है कि अस्त है, क्षीण है, बकरी है या नीच का अगर कोई ग्रह बाहर है तो उसमें क्या है, उसमें बल नहीं है और वो बलहीन होने के कारण आंशिक काल सर्प योग का निर्माण करवाता है। ठीक है, किंतु ये बाहर का ग्रह कौन सा है, किस तरह का ग्रह है, किस राशि में है, अपने कारकत्व में है, बलाबल उसका कैसा है, ऊंच नीच क्या है, मित्र शत्रु राशि में उसकी डिग्री आदि क्या है, वो उस पर निर्भर करेगा कि आंशिक काल सर्प योग का निर्माण इसके माध्यम से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बात आती है कि क्या सभी कुंडलियों में काल सर्प दोष एक जैसा ही होता है? क्या सभी कुंडलियों में काल सर्प दोष एक जैसा होता है या अलग अलग काल सर्प दोष होते हैं? तो आपको बताते चलूं कि वैसे तो बहुत सारे काल सर्प बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः काल सर्प योग या जो दोष काल सर्प है ये 12 प्रकार के प्रमुख होते हैं। तो कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। मान लो एक जन्म कुंडली है, कोई भी जन्म कुंडली है, एक जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउस होते हैं पहले से लेकर के और 12 भाव। इन 12 भावों में राहु केतु की स्थिति के अनुसार मुख्य तौर पर कुल 12 प्रकार के काल सर्प योगों का निर्माण होता है या 12 प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं। तो कौन कौन से हैं ये योग? तो पहला योग, जो पहला काल सर्प है, पहला नाम जो काल सर्प योग का है उसका नाम है अनंत काल सर्प योग। तो ये कैसे बनता है? यदि राहु प्रथम भाव में स्थित हो और वही कहा था ना मैंने कि हर राहु से हमेशा सप्तम भाव में केतु होता है, तो पहले भाव में अगर राहु है, सप्तम भाव में केतु है, तो उसके अक्ष के एक ही तरफ सारे अगर ग्रह स्थित हो जाएं तो ये अनंत काल सर्प योग का निर्माण होता है। दूसरा जो काल सर्प है उसका नाम है कुलिक काल सर्प योग। यदि राहु दूसरे भाव में हो और केतु अष्टम भाव में स्थित हो तथा उनके बीच सारे अन्य ग्रह स्थित हो जाएं तो फिर यह कुलिक नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। तीसरे भाव में अगर राहु है तो तीसरा जो काल सर्प योग है उसका नाम है वासुकी काल सर्प योग। जब कुंडली के तृतीय भाव में राहु और नवम भाव में केतु ग्रह स्थित हो और उनके बीच सारे ग्रह आ जाएं तो इस योग को वासुकी काल सर्प योग कहा जाता है। चौथा जो काल सर्प योग है उसका नाम है शंखपाल काल सर्प योग। यदि राहु चतुर्थ भाव में स्थित हो और केतु दशम भाव में हो और बाकी सारे ग्रह इन दोनों के अक्ष के एक ही तरफ स्थित हो जाएं
तो ऐसी स्थिति में शंखपाल नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। पांचवा जो काल सर्प योग है उसका नाम है पद्म काल सर्प योग। जब कुंडली के पंचम भाव में राहु स्थित हो और 11वें भाव में केतु ग्रह स्थित हो जाए और बाकी के सारे ग्रह राहु केतु के अक्ष के एक ही तरफ स्थित हो जाएं, तो इस स्थिति में पद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्वज यथा दादा परदादा आदि के साप से शापित होता है, या फिर उसके किसी पूर्वज ने ही उनके या उसके रूप में जन्म लिया होता है। यानी एक सामान्य तौर पर एक सूक्ष्म रूप से कहें तो ये पितृदोष का भी निर्माण करता है पंचम भाव में स्थित राहु। छठा जो काल सर्प है महापद्म काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु स्थित हो और 12वें भाव में केतु हो और बाकी के सारे ग्रह इनके अक्ष के एक ही तरफ स्थित हो जाएं, तब ये महापद्म नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। सातवां जो काल सर्प योग है उसका नाम है तक्षक काल सर्प योग। यदि कुंडली के 7वें भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु स्थित हो और जो अन्य सारे ग्रह हैं वो सभी ग्रह राहु केतु के अक्ष के एक तरफ ही आ जाएं, तब तक्षक नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। आठवां जो काल सर्प योग है उसका नाम है कर्कोटक काल सर्प योग। यदि जन्म कुंडली के 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु स्थित हो जाए और इसके अक्ष की एक और बाकी के सारे ग्रह आ जाते हैं, तो तब कर्कोटक नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। 9वें भाव में अगर राहु स्थित है और तीसरे भाव में अगर केतु स्थित हो जाए, तो तब शंखनाद नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। तब शंखनाद नामक काल सर्प योग बनता है अगर 9वें भाव में राहु स्थित है। 10वें भाव में अगर राहु स्थित है और चौथे भाव में केतु स्थित हो जाए और इनके बीच सारे ग्रह आ जाएं, तो तब इस योग का निर्माण बनता है घातक नामक काल सर्प योग। कौन सा? घातक काल सर्प योग। 11वें भाव में अगर राहु विराजमान हो जाए और 5वें भाव में केतु ग्रह आकर बैठ जाए और अन्य सभी ग्रह मान लो 12वें से लेकर के चौथे भाव तक या छठे से लेकर के और 10वें भाव तक अगर सारे ग्रह बैठ जाते हैं, तो तब विषधर नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। याद रखना, 11वें भाव में अगर राहु है और 5वें भाव में केतु बैठा हुआ है, तो तब विषधर नामक काल सर्प योग बनता है। अंतिम और 12वें भाव की बात करें, यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु और छठे भाव में केतु ग्रह स्थित हो और अन्य सभी ग्रह राहु केतु के अक्ष के एक ही तरफ स्थित हो जाए, क्योंकि सूत्र सब जगह यही लगेगा कि राहु केतु के अंदर अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग बनता है। तो 12वें भाव में राहु अगर हो और छठे भाव में अगर केतु बैठ जाए, तो तब इस शेष नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। तो ये है 1 से लेकर के और 12 भाव में स्थित सभी प्रकार के काल सर्प योगों का नाम। प्रत्येक भाव में अलग अलग बैठ करके अलग अलग दोष का निर्माण ये राहु केतु करवाते हैं। अब बात करते हैं कि किस भाव के क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि हर भाव में अलग अलग लक्षण, क्योंकि नाम अलग है तो लक्षण भी अलग होंगे। तो जो पहले भाव में स्थित राहु से बनता है अनंत नामक काल सर्प दोष। इस स्थिति में पति पत्नी के बीच मतभेद से वैवाहिक जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। दूसरा कुलिक नामक काल सर्प दोष। यह योग जीवन में कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष
का प्रतीक माना जाता है। तीसरा, वासुकी काल सर्प दोष, ये नौकरी और व्यापार में उतार चढ़ाव देता है। ये मैं सामान्य लक्षण बता रहा हूं, बाकी और अनेक अन्य भी लक्षण होते हैं, किस राशि में बैठा हुआ, कैसा बैठा हुआ है। चौथा, काल सर्प, यह संपत्ति से जुड़ी हुई दिक्कतें पैदा करता है। ऐसे जातकों के जीवन में ठगी की संभावना हमेशा बनी रहती है। पांचवें भाव में स्थित राहु से पद्म नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग में जातक को संतान के संबंधित परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। महापद्म काल सर्प दोष में यह योग स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा जातक किसी न किसी बहाने रोगों से घिरा रहता है। सातवें भाव में तक्षक नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। यह योग साझेदारी और वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों को दर्शाता है। बिजनेस में भी पार्टनरशिप के लिए यह योग अच्छा नहीं माना जाता है। और सातवें भाव से अगर राहु और पहले भाव में केतु है और फिर अगर काल सर्प योग का निर्माण होता है तो ऐसे जातक को भूल करके भी जीवन में कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। कर्कोटक नामक काल सर्प अष्टम भाव में बनता है। यह अचानक स्वास्थ्य संबंधित गड़बड़ी देता है। एक्सीडेंट की संभावना ऐसे जातक के जीवन में बनी रहती है। नौवें भाव में स्थित शंखचूड़ नामक काल सर्प दोष, इस योग में उच्च अधिकारियों से समस्याओं का संकेत मिलता है। ऐसा जातक नास्तिक प्रवृत्ति का भी अमूमन देखा जाता है। 10वें भाव में घटक नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। यह जो दोष है ये व्यापार में भी उतार चढ़ाव देता है, नौकरी में स्थिरता नहीं रखता है और यह संयोजन शारीरिक समस्याएं जैसे दिल की परेशानी, अनिद्रा आदि देता है। और ट्रेडिंग करने वालों के लिए ये योग बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता है। अगर 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु है और फिर काल सर्प योग का निर्माण होता है तो ऐसे जातकों को ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। विषधर नामक काल सर्प दोष, ये योग शारीरिक परेशानी दे सकता है जैसे दिल की परेशानी या दिल से संबंधित अन्य दिक्कतें इस ऐसे प्रकार के जातक को हमेशा बनी रहती है। 12वां शेष नामक काल सर्प दोष, यह योग अज्ञात रहस्यमय शत्रुओं से कष्ट देता है, यानी गुप्त शत्रु ऐसे जातक के बहुत होते हैं। साथ ही फिजूल खर्ची भी ऐसा जातक बहुत अधिक करता है, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात ऐसे जातक के जीवन में बनी रहती है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इस योग के बारे में जितना कहा जाए कम ही है। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ सरल, सटीक और जो स्वानुभूत जो हमने प्रयोग किए हैं उन उपायों को आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आध्यात्मिकता से जुड़े रहें और सबसे बड़ी बात सकारात्मक रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। सभी को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।